हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समय समय पर हम हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कठिन शब्दों के अर्थ पर चर्चा करते रहती हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने पिछले अध्यायों में संसद में प्रयोग होने वाले कठिन शब्दों, हिंदी भाषा के ही कठिन शब्दों के अर्थ पर चर्चा की थी और हमने आर्थिक शब्दावली पर भी चर्चा की थी। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र में प्रयोग होने वाले हिंदी भाषा के कठिन शब्दों के अर्थ और भावार्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र में प्रयोग होने वाले हिंदी भाषा के कठिन शब्द और उनके भावार्थ और अर्थ पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का पहला शब्द हम अर्थशास्त्र ही जानते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। दोस्तों, विश्व के विभिन्न देशों की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, अर्थशास्त्र जो है वृद्धि दर, इसके अंतर्गत हमें पता चलती है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वह किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। अर्थशास्त्रीय विवेचना का प्रयोग समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अपराध, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, राजनीति, धर्म, सामाजिक संस्थान और युद्ध इत्यादि। दोस्तों, एडम स्मिथ कौन थे? ये थे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। चलिए दोस्तों, अगला शब्द है समस्त मुद्रा संसाधन, यानी कि डाकघर बचत संगठन की अवधि जमा रहित व्यापक मुद्रा, वही समस्त मुद्रा संसाधन है। आभ्यंतरिक स्थिरक, निश्चित व्यय और कर नियमों के अंतर्गत जब आर्थिक दशाएं बदतर स्थिति को प्राप्त होती हैं तो फिर क्या होता है, खर्चे में अपने आप ही बढ़ोतरी हो जाती है और करों में स्वतः कमी आ जाती है। अतः अर्थव्यवस्था स्वतः स्थिर दशा को प्राप्त होती है, उसी को हम कहते हैं आभ्यंतरिक स्थिरक। अदायगी संतुलन, किसी भी देश का शेष विश्व के साथ लेन देन की लेखाओं का संक्षिप्त विवरण। संतुलित बजट क्या होता है? ऐसा बजट जिसमें करों से प्राप्त राजस्व सरकार के व्यय के बराबर हो, उसे कहते हैं संतुलित बजट। संतुलित बजट गुणक क्या है? करों और सरकार के व्यय दोनों में इकाई वृद्धि या कमी के फलस्वरूप संतुलन निर्गत में परिवर्तन ही संतुलित बजट गुणक कहलाता है। बैंक दर, आरक्षित निधि के अभाव की स्थिति में यदि व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेता है तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो भुगतान किया जाने वाला योग्य ब्याज दर है वही बैंक दर कहलाता है। वस्तु विनिमय, मुद्रा की मध्यस्थता के बिना वस्तुओं का विनिमय। आधार वर्ष, वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। बंध पत्र, यानी कि कागज का ऐसा टुकड़ा जिस पर एक निर्धारित अवधि के पूरा होने पर भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल का वादा लिखित होता है। और बंध पत्र फर्म अथवा सरकार के द्वारा लोगों से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। व्यापक मुद्रा क्या होती है दोस्तों? संकुचित मुद्रा व्यावसायिक बैंकों और डाकघर बचत संगठन द्वारा रखी गई आवधिक जमा ही व्यापक मुद्रा कहलाती है। पूंजी, उत्पादन का एक ऐसा कारक जो स्वयं उत्पादित होता है और आमतौर पर उत्पादन प्रक्रम में इसका पूर्ण रूपेण उपभोग नहीं होता। पूंजी लाभ या हानि क्या है? किसी बंध पत्रधारी के धन के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी जो कि बाजार में उसके बंध पत्रों की कीमत में वृद्धि अथवा कमी के कारण होती है। पूंजीगत वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका क्रय उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि दूसरी वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं?
ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जो अतिशीघ्र नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि ये एक काल अवधि तक टिकी रहती हैं। आय का वर्तुल प्रवाह क्या है? वह संकल्पना जिसके अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य एक वर्तुल पथ पर गमन करता है। यह प्रवाह या तो कारक अदायगी है या फिर वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च अथवा समस्त उत्पादन के मूल्य के रूप में होता है। चलिए दोस्तों, अगला शब्द है उपभोग वस्तुएं। अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग की गई वस्तुएं अथवा उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं ही उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। इनमें सेवाओं को भी शामिल किया जा सकता है। निगम कर यानी कि निगमों के द्वारा अर्जित आय पर लगाए गए कर निगम कर कहलाते हैं। करेंसी जमा, लोगों के द्वारा करेंसी के रूप में अपने करेंसी जमा अनुपात है, सॉरी दोस्तों, लोगों के द्वारा करेंसी के रूप में अपने पास रखी गई मुद्रा और व्यावसायिक बैंकों में जमा की गई मुद्रा के अनुपात को ही करेंसी जमा अनुपात कहते हैं। उद्यम वृत्ति, उत्पादन के दौरान संगठन समन्वयन और जोखिम वहन का कार्य ही उद्यम वृत्ति कहलाता है। प्रभावी मांग का सिद्धांत क्या है? यदि अंतिम वस्तुओं की पूर्ति को अल्पकाल में स्थिर कीमत पर अनंत लोचदार मान लिया जाए तो समस्त निर्गत का निर्धारण केवल समस्त मांग के मूल्यों द्वारा होता है और यही प्रभावी मांग सिद्धांत कहलाता है। प्रत्याशित उपभोग यानी कि योजनागत उपभोग का मूल्य। प्रत्याशित निवेश क्या है? योजनागत निवेश का मूल्य। और प्रत्याशित क्या है? किसी परिवर्तन का उसके वास्तविक मूल्य के विपरीत योजनागत मूल्य प्रत्याशित कहलाता है। निर्यात किसे कहते हैं? किसी देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री शेष विश्व को करना ही निर्यात कहलाता है। बाह्य, वैसे लाभ अथवा हानि जो किसी दूसरे व्यक्ति, फर्म या किसी अन्य सत्ता को केवल कुछ व्यक्तियों के कारण प्राप्त होते हैं। फर्म अथवा कोई अन्य सत्ता किसी भी अन्य आर्थिक क्रियाकलाप में भाग ले सकते हैं। अगर कोई दूसरे को लाभ अथवा अच्छा बाह्य कारण उपलब्ध करा रहा है तो जो पहला है उसके द्वारा इसके लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, प्रथम के द्वारा। अगर किसी को दूसरे के द्वारा कोई हानि अथवा खराब बाह्य कारण उपलब्ध कराया जाता है तो भी प्रथम को इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। आदेश मुद्रा, वह मुद्रा, आदेश मुद्रा वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। फर्म किसे कहते हैं? आर्थिक इकाइयां जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं तथा उत्पादन के कारकों को नियोजित भी करती हैं। राजकोषीय नीति यानी कि सरकार के खर्च के स्तर तथा अंतरण और कर ढांचे के स्तर के संबंध में जो सरकार की नीति है वही राजकोषीय नीति कहलाती है। स्थिर विनिमय दर क्या है? दो या दो से अधिक देशों की करेंसियों के बीच की विनिमय दर जिसका निर्धारण कुछ स्तर पर नियत कर दिया जाता है और फिर उनके बीच में समंजन कभी कभी ही होता है, वही स्थिर विनिमय दर कहलाते हैं। नम्य या फिर तृतीय विनिमय दर किसे कहते हैं दोस्तों? केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना विदेशी बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो निर्धारित विनिमय दर है वही तृतीय विनिमय दर कहलाती है। विदेशी विनिमय, विदेशी करेंसी परिवर्तित दिए हुए देशीय करेंसी को छोड़कर अन्य जितनी भी सारी करेंसी है वही विदेशी विनिमय कहलाती है। उत्पादन के चार कारक है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम वृत्ति, और ये सब एक साथ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मदद करते हैं। विदेशी विनिमय आरक्षित यानी कि किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी परिसंपत्तियां। सरकारी खर्च गुणक क्या है दोस्तों? सरकारी खर्च में प्रत्येक इकाई वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में वृद्धि के आकार को प्रदर्शित करने वाले सांख्यिक गुणांक कहलाते हैं सरकारी खर्च गुणक। सकल राजकोषीय घाटा क्या है? राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों की अपेक्षा कुल सरकारी व्यय का आधिक्य जिससे कि ऋण का सृजन नहीं होता। सरकार यानी कि राज्य जो देश में कानून व्यवस्था कायम करता है, कर एवं शुल्क लगाता है, कानून बनाता है और नागरिकों के आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है।
वही मतलब सरकार का कार्य ही यही है। महामंदी 1930 के दशक की कालावधि में, जो कि न्यूयॉर्क में 1929 में स्टॉक बाजार में तेजी से गिरावट के साथ शुरू हुई थी, उसमें निर्गत में गिरावट और बेरोजगारी में बड़ी मात्रा में वृद्धि देखी गई थी। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का समस्त मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसमें पूंजी स्टॉक के मूल्य ह्रास के प्रतिस्थापन निवेश भी शामिल होते हैं। दोस्तों, ये हमने जाने देश की अर्थव्यवस्था में प्रयोग होने वाले हिंदी भाषा के कठिन शब्द और उनके भावार्थ। दोस्तों, किसी भी भाषा को समझने के लिए, जैसा कि मैं आपको ये बात हमेशा कहती हूँ कि किसी भी भाषा या किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि उसमें प्रयोग होने वाले जो शब्द है उनके अर्थ हमें आसानी से समझ आ जाए। जब हम उनके शब्द, उसमें प्रयोग होने वाले शब्दों के अर्थ को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसे किसी भी भाषा या किसी भी विषय पर हमारी जो पकड़ है वह बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले, प्रत्येक क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले हिंदी भाषा के जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ या भावार्थ मैं आप तक पहुंचा सकूं। और आगे भी हम समय समय पर इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन और भी इसके अलावा हिंदी भाषा के और भी मुख्य विषयों पर हम अपने अगले अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।